हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे जर्मी बेंथम, क्योंकि मैंने लीगल मेथड या जुरिस्प्रूडेंस उसकी एक सीरीज़ चलाई हुई है। तो उसकी सीरीज़ में मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड करी थी, जिस वीडियो में हमने बेसिकली देखा था ऑस्टिन की कमांड सोवरेन और सैंक्शन थ्योरी थी। अभी हम देखते हैं जर्मी बेंथम, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न लीगल सिस्टम। तो जो जर्मी बेंथम है, इसने भी एक थ्योरी दी थी जिसे हम बोलते हैं कोडिफिकेशन या मैक्सिमम हैप्पीनेस, जैसे बोलते हैं इंडिविजुअल यूटिलिटेरियन। तो बेसिकली जर्मी बेंथम ने बोला क्या था, और इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कौन से तीन पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें करने चाहिए, और क्या जर्मी बेंथम की फिलोसफी है, और कैसे जर्मी बेंथम को ऑस्टिन फॉलो करता था, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जर्मी बेंथम, एन 18th सेंचुरी इंग्लिश फिलोसोफर and jurist, played a pivotal role in shaping modern legal thought and practice. His contribution to the legal theory and philosophy laid the foundation for development of the modern legal system, emphasizing the importance of codification of law, utilitarian principle and the use of empirical evidence. तो इसने बेसिकली, अगर लॉ मेकिंग पावर की बात करें, तो इसने बोल दिया था कि जब हम लॉ बना रहे हैं तो हमें ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो कॉडिफाइड लॉ हो, क्योंकि पहले उस टाइम में इंग्लैंड में कॉमन लॉ प्रिवेल करता था। और कॉमन लॉ की अगर हम बात करें तो कॉमन लॉ वो लॉ होता है जो प्रेसिडेंट से बनता है या जो जुडिशरी जिसको क्रिएट करती है। तो बेसिकली उसने बोल दिया था कि ये जो जुडिशरी द्वारा बनाया गया लॉ है ना, कॉमन लॉ, ये सर्टेन लॉ नहीं है, हमें एक सर्टेन लॉ बनाना चाहिए और लॉ कॉडिफाई करना चाहिए। दूसरी बात इसने बोली थी कि लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन मैक्सिमम हैप्पीनेस और मिनिमम पेन पे। तो मैक्सिमम प्लेजर और मिनिमम पेन थ्योरी जो दी थी वो जर्मी बेंथम ने दी थी। तो उसने बताया था कि अगर कोई भी सॉवरेन या कोई भी किंग, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई भी लॉ बना रही है, तो वो ऐसा लॉ बनाए जिससे मैक्सिमम हैप्पीनेस और मिनिमम पेन क्रिएट हो। और इसलिए से इसको इंडिविजुअल यूटिलिटेरियन थ्योरी बोलते हैं। इंडिविजुअल यूटिलिटेरियन भी इसलिए हम इसको बोलते हैं। तीसरी थ्योरी इसने दी थी एम्पेरिकल एविडेंस। एम्पेरिकल एविडेंस का इसने बोल दिया था कि जो हम लॉ बना देते हैं अनसर्टेनिटी पे, कि आज डिसीजन कुछ आ रहा है, कल को कुछ डिसीजन आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्योंकि हमें एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना है, तो हमें लॉ बनाना चाहिए एम्पेरिकल एविडेंस पे, जो सोसाइटी में जितने भी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उसके बेस पे हमें लॉ बनाना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं इसने क्या बोल दिया, रिजेक्शन ऑफ कॉमन लॉ थ्योरी। तो कॉमन लॉ थ्योरी जो मैंने आपको बताया, तो कॉमन लॉ थ्योरी क्या होती है। Bentham strongly criticized the common law system prevalent in England at the time for its reliance on precedent and its lack of clarity and consistency। तो इसने रिजेक्ट कर दिया था कॉमन लॉ थ्योरी को। और कॉमन लॉ थ्योरी मैंने आपको बता देता हूँ, कॉमन लॉ थ्योरी ये बोलती है, कॉमन लॉ थ्योरी ये बोलती है कि जो लॉ बनाएगा वो जुडिशरी बनाती है, और जुडिशरी द्वारा बनाए गए लॉ है उसी को हम लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसने इसको रिजेक्ट कर दिया था उस थ्योरी को। तो इसने फिर कौन सी थ्योरी दी, इसने थ्योरी दी कोडिफिकेशन की। कोडिफिकेशन की थ्योरी मतलब advocacy for codification. Instead, Bentham advocated for the codification of law, where the legal principles are systematically organized and written down in a clear, accessible form. तो अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में भी, तो जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सीपीसी है या बीएनएसएस है, इसे बोलते हैं कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ। तो पहले इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता था। इंग्लैंड में जो लॉ चलता था वो कॉमन लॉ चलता था। कॉमन लॉ कि वहाँ कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं था, वहाँ बेसिकली लॉ वही चलता था जो वहाँ के जजेस बना देते थे, वो कॉमन लॉ थ्योरी चलती थी। लेकिन बेंथम ने बताया कि जो कॉमन लॉ थ्योरी चल रही है गलत है, आपको लॉ को कॉडिफाई करना चाहिए। जब आप लॉ कॉडिफाई कर देंगे तो एक सर्टेन लॉ हो जाएगा। अब इसने एडवोकेसी की कॉडिफिकेशन की, इसका आज के टाइम में इन्फ्लुएंस क्या हुआ और कैसे बहुत सारी कंट्रियों ने अपना लिया, वो देख लेते हैं। बेंथम आइडिया ऑन कॉडिफिकेशन गेन्ड वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस, लीडिंग टू द adoption of codified legal system in many countries including France, Germany and Japan. The system are characterized by the comprehensive legal codes that provide a clear and structural framework to the legal regulations। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं यूटिलिटेरियन एंड परसुएट ऑफ सोशल वेलफेयर। तो जो मैंने बताया था इंडिविजुअल यूटिलिटेरियन, इसने एक थ्योरी दी थी कि लॉ शुड बी मेड बेस्ड ऑन द हैप्पीनेस एंड मिनिमम पेन। तो इसने उसको थ्योरी को देख लेते हो, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, बेंथम्स फिलोसफी ऑफ यूटिलिटेरियन emphasizes the principle of utility, which hold that action are morally right if they promote happiness and well-being, and morally wrong if they cause pain and suffering. Law as a tool for social welfare. Bentham saw law as a powerful tool for promoting social welfare and preventing harm। तो जो वेलफेयर स्टेट अगर हम आज के टाइम में पढ़ते हैं, वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होता है
जो लोगों की मैक्सिमम हैप्पीनेस क्रिएट करता है और लोगों के भले के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि भैया लॉ हम ऐसा बनाएंगे, कोई भी लॉ ऐसा बन रहा है जो मैक्सिमम हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है और मिनिमम पेन देता है। तो ये थ्योरी बेसिकली पहली बार बेंथम ने दी थी, और बेंथम के इस थ्योरी के बाद ही जो मैक्सिमम हैप्पीनेस और मिनिमम पेन की बात हुई थी, या थ्योरी ऑफ प्लेजर और पेन की बात हुई थी, वो इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल यूटिलिटेरियन, और इसीलिए बेंथम को इंडिविजुअल यूटिलिटेरियन भी बोला जाता है। उसके अलावा इसने बोल दिया था कि लॉ को हमें एज ए सोशल टूल यूज़ करना चाहिए, और हमें एक वेलफेयर स्टेट करने में लॉ की हेल्प लेनी चाहिए। तो हमें कैसा लॉ बनाना चाहिए जो बेसिकली मैक्सिमम हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा हो और मिनिमम पेन क्रिएट कर रहा हो। तो पहली चीज़ थी इसने बताया था कोडिफिकेशन, दूसरी चीज़ इसने बताई प्लेजर एंड पेन थ्योरी इसने दी, तीसरी चीज़ उसने जो दी इसने बोला है एम्पेरिकल एविडेंस इन लीगल सिस्टम, रिजेक्शन ट्रेडिशनल लीगल मेथड। Bentham was critical of traditional legal method which relied heavily on precedent and institution। तो इसने बेसिकली इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि जो ये ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम है जो कॉमन लॉ अडॉप्ट करके चल रहा है, और बोल देता है कि लॉ वही होता है जो जुडिशल प्रेसिडेंट से बनाते हैं, बेसिकली जो जुडिशरी क्रिएट कर रही है वो गलत है, तो इसने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसने बोला क्या फिर, एडवोकेसी फॉर एम्पेरिकल एविडेंस। बेंथम एडवोकेटेड फॉर द यूज ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस इन लीगल डिसीजन मेकिंग, arguing that law should be based on clear understanding of social realities and effectiveness of different legal intervention। impact on legal practice, तो बेसिकली इसने बोल दिया कि लीगल डिसीजन मेकिंग आर्ग्यूइंग दैट लॉ शुड बी बेस्ड ऑन क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रियलिटीज़। तो लॉ जो ये प्रेसिडेंट से लॉ बन रहा है वो लॉ ना बन के ऐसा लॉ बने जो सोशल रियलिटी है उसको जो बेसिकली मेंटेन कर सके, और इसलिए इसने ये थ्योरी दी थी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, बेंथम्स एडवोकेसी फॉर एम्पेरिकल एविडेंस हैज़ हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लीगल प्रैक्टिस लीडिंग टू इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन सोशल साइंस रिसर्च स्टैटिकल एनालिसिस। तो अभी बेसिकली जो पहले लॉ बनता था कॉमन लॉ जिसे बनाते थे लीगल प्रेसिडेंट थे, इसने बोल दिया कि हमें एम्पेरिकल एविडेंस यूज़ करना चाहिए। एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब जो रियलिस्टिक जो एग्जांपल अभी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं हमें उसके बेस पे ही लॉ हमको बनाना चाहिए। बेंथम इन्फ्लुएंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो जो इसी के बाद क्योंकि इसने पहली बार बात कर दी थी कि स्टेट को एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिसमें कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हो, प्लेजर ऑफ पेन थ्योरी हो और एम्पेरिकल एविडेंस हो। तो इसके बाद इसका इन्फ्लुएंस हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे। बेंथम आइडिया इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ विच एम्स टू रेगुलेट एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप जो हुआ था वो हुआ इसलिए था कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसके रेगुलेशन के लिए। और ये बेंथम की जो थ्योरी थी कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, प्लेजर ऑन पेन और एम्पेरिकल एविडेंस थ्योरी, इसी के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप हो जाता है। क्यों, फॉर द रेगुलेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और द गवर्नमेंट। क्यों, इसका एक रीज़न और था, दूसरा रीज़न था प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज ऑफ पावर। ही बिलीव दैट गवर्नमेंट एजेंसी शुड बी सब्जेक्टेड टू ओवरसाइट एंड दैट देयर एक्शन शुड बी गवर्न बाय क्लियर लीगल प्रिंसिपल टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ पावर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिस्टम इसलिए भी डेवलप होना चाहिए कि जो भी इतनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सकें। उसका इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम क्या हुआ, बेंथम कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ have had a profound impact on modern governance leading to the establishment of administrative court and agencies। तो आज के टाइम में इसका लीगल इम्पैक्ट ये हो गया कि आज के एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट वगैरह इस्टेब्लिश हो गए। तो आज के टाइम में इक्वालिटी क्रिएट हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने बेसिकली इक्वालिटी क्रिएट कर दी है कि आइदर ए पर्सन इज सिविल सर्वेंट और ए सोवरेन और ए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और ए कॉमन पीपल, सब के लिए एक कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया है। और उस कोर्ट का काम होता है बेसिकली ये देखना कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर रहा हो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप करने में अगर किसी का हाथ है तो वो बेंथम का है, क्योंकि बेंथम ने कोडिफिकेशन ऑफ लॉ की पहली बार बात की थी, इसी ने प्लेजर एंड पेन थ्योरी दी थी। ठीक है, उसके अलावा बेंथम क्रिटिक ऑफ कॉमन लॉ। अब इसने कॉमन लॉ को क्रिटिसाइज क्यों किया वो देख लेते हैं। पहला इसने इसलिए क्रिटिसाइज किया कॉमन लॉ को, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। कॉमन लॉ बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट कैन बी इनकंसिस्टेंट एंड अनप्रेसिडेंटेबल ड्यू टू द सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ जजेस। तो बेसिकली इसने बोल दिया कि जो कॉमन लॉ है ना वो प्रेसिडेंट पे बेस करता है और ये अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि ये बेसिकली किसकी कंसेंट पे चलता है, ये जजेस की कंसेंट पे चलता है। आज कोई जज कुछ सोच रहा है, कल को कोई जज कुछ सोच रहा है, तो इसका मानना था। तो इसके अलावा इसमें क्या होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। आज किसी लोग जज की मर्जी चलेगी, कल को कोई और नया जज आएगा वो कुछ बोल देगा। कोडिफिकेशन होगा तो एक ही लॉ हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अगर कॉमन लॉ होगा
तो आज कोई लोग जज कुछ डिसीजन दे रहा है, कल को कुछ डिसीजन दे रहा है, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। तो पहली बात तो इसने ये इस बात पे से क्रिटिसाइज़ किया। दूसरा इसने बोल दिया सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ बायस, कॉमन लॉ कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल बायसेस एंड प्रेजुडिस। तो अगर हम देख ले होंगे, हमने लीगल मेथड में पढ़ा होगा, दो कुछ बायस होते हैं, पिक्यूनरी बायस, पर्सनल बायस, प्रोप्राइटरी बायस। तो इसने बोल दिया था कि अगर कॉमन लॉ चलता है, कॉमन लॉ तो वो लॉ होता है जो प्रेसिडेंट पे चलता है, तो अगर कॉमन लॉ चलेगा तो उसमें बायसनेस बढ़ जाएगी। ये इसने क्रिटिसाइज़ किया था कॉमन लॉ को। तीसरा इसने कॉमन लॉ को क्रिटिसाइज़ क्यों किया? कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंट्रिसेसी, द रिलायंस ऑन प्रेसिडेंट एंड कॉम्प्लेक्स लीगल डॉक्ट्रिन मेक्स कॉमन लॉ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। तो बेसिकली क्या होता है कि प्रेसिडेंट को हम बेसिकली डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो उसके लिए पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए। तो बहुत सारे डॉक्ट्रिन है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेज या डॉक्ट्रिन ऑफ ऑर्बिटल डिक्टा। तो इसमें हम बहुत सारे प्रिंसिपल हमको अपनाने पड़ेंगे। तो अब हमें देखना पड़ेगा कौन सा डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज के अकॉर्डिंग डायरेक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, कौन सा ऑर्बिटल डिक्टा या ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है। उसके बाद देख लेते हैं द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ बेंथम, contemporary legal disclosure. Bentham jurisprudence of law remains highly relevant to contemporary legal disclosure with the utilitarian principle continuing to shape debates over the role of law to promoting social welfare. तो जैसे कि मैंने आपको सब बताया था कि बेंथम ने जो थ्योरी दी थी, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ की थ्योरी दी, प्लेजर और पेन की थ्योरी दी, और इसने बोल दिया एम्पेरिकल एविडेंस। और इन सब के बाद इसने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलपमेंट हो जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप इसलिए होता है क्योंकि ये एक चीज़ मान के चलता है कि जो सोवरेन होता है, सोवरेन बेसिकली अल्टीमेटली जो सोवरेन अथॉरिटी है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को भी एडमिनिस्टर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाना चाहिए। और इसके इस सारे रिवोल्यूशन के बाद एक नए वेलफेयर स्टेट का जन्म हुआ। तो इसका ये ग्लोबल और कंटेम्प्रेरी लीगल डिस्क्लोजर होता है बेसिकली। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। तो इसने कंक्लूजन में क्या चीज़ दी थी? यूटिलिटेरियनिज्म। जर्मी बेंथम यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल एम्फेसाइज द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो इसने पहली चीज़ बोली थी प्लेजर एंड पेन थ्योरी कि लॉ शुड क्रिएट मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम पेज। उसके अलावा इसने कोडिफिकेशन की बात करी थी। इसके अलावा कोडिफिकेशन का मतलब है कि लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कोई जज कुछ बोल रहा है तो वो लॉ बन जाएगा, कल को कुछ लॉ बन रहा है तो जज बन जाएगा, वो लॉ बन जाएगा, परसों को कुछ लॉ जज कोई कुछ बोल रहा है तो लॉ बन जाएगा। तो कॉमन लॉ क्योंकि प्रेसिडेंट पे चलता है, इसने बोल दिया कि लॉ हम कोडिफाई कर देंगे तो एक लॉ चलता रहेगा हमेशा के लिए। जैसे अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था और वो कोडिफाइड लॉ है, क्योंकि वो तब बना था और अब तक वो चल रहा है क्योंकि वो कोडिफाई हो चुका है। और ये बेंथम ने बेसिकली पहली बार थ्योरी दी। उसके अलावा इसने एम्पेरिकल एविडेंस, बेंथम एम्फेसाइज ऑन द यूज ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस इन लीगल डिसीजन मेकिंग हैज लेड टू इंक्रीज रिलायंस ऑन डाटा ड्राइवन अप्रोच ऑन लीगल प्रैक्टिस। तो बेसिकली इसने बोल दिया कि जो प्रेसिडेंट है उसमें जजेस की विल नहीं चलनी चाहिए, रादर जो एविडेंस है उसके बेस पे डिसीजन देना चाहिए, उसी के बेस पे हमें लॉ बनाना चाहिए। उसके बाद लास्ट इन सब चीज़ को मिलाने के बाद यूटिलिटेरियन, जिसे बोलते हैं प्लेजर एंड पेन थ्योरी, कोडिफिकेशन और एम्पेरिकल एविडेंस के बाद एक नए स्टेट का जन्म हुआ जिसे हम बोलते हैं सोशल वेलफेयर, या इसे बोल देते हैं वेलफेयर स्टेट। बेंथम आइडिया कंटिन्यू टू इंस्पायर लीगल स्कॉलर एंड प्रैक्टिशनर टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड प्रिवेंट हार्म टू द थ्रू द लॉ। तो बेसिकली ये आज की क्लास थी। अब इस क्लास में मैंने बेसिकली जर्मी बेंथम को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देख लेते हैं और मैं बाद में आपको बता दूंगा, मेरे ख्याल से HLA हार्ट में डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये जो अभी लेक्चर मैंने अभी रिकॉर्ड किया है तो बेसिकली ये लीगल मेथड में भी काम आएगा और ये जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट में भी काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।